हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लास्ट क्लास के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट पर अपन ने बात करी। आज अपन बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब बिफोर स्टार्टिंग विद एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट आपको थोड़ी सी बेसिक टर्मिनोलॉजी, क्या है कार्बोकेटाइन, क्या है कार्बो एनाइन, क्या है कार्बन फ्री रेडिकल क्या है, क्योंकि अपन को क्या है इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी पढ़नी है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं कार्बोकेटाइन, कार्बो एनाइन और कार्बन फ्री रेडिकल, और इनके बारे में जानकारी सबसे पहले अपने को जुटानी है। तो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ने से पहले अपन एक बेसिक नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं। कार्बोकेटाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बो एनाइन के बारे में। ये तीन टर्म है क्या, और इस पर डिस्कशन अपन करेंगे। ये चीज ध्यान रखना है, जो कार्बोकेटाइन है इसको कार्बोनियम आयन भी बोला जाता है। कार्बोकेटाइन इज ऑल्सो नोन एज कार्बोनियम आयन। जिसके भी पीछे ईएम लग जाए वो पॉजिटिव चार्ज स्पीशी होगी। अब डिस्कशन करते हैं कार्बोकेटाइन वाली बात पे। तो कार्बोकेटाइन क्या है बेटा? कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, जहां पर हेटेरोलिटिक फिशन हुआ है और कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा लेकर बाहर निकला है। तो जब कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा लेकर बाहर निकला है तो कार्बन एटम पर 3 बॉन्ड पेयर और एक वेकेंट पी ऑर्बिटल बचता है, पॉजिटिव चार्ज स्पीशी। तो यहां पर अपने पास 3 तो बॉन्ड पेयर होंगे प्लस एक वेकेंट पी होगा। हाइब्रिडाइजेशन पे बात करें तो 3 बॉन्ड पेयर हैं, 1, 2 और 3 बॉन्ड पेयर, एक वेकेंट पी ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइजेशन अपने लिए क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और शेप कैसी होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। तीन बॉन्ड पेयर, एक वेकेंट पी ऑर्बिटल, ट्राइगोनल प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल में कार्बन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन खुद के, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए। तो अपन क्या बोलेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया? इनकंप्लीट ऑक्टेट। इनकंप्लीट ऑक्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब एक नई टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के लिए, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी को ही क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोफाइल बोला जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव कर सके किसी से ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। जैसे इस कार्बन एटम के पास 3 बॉन्ड बने हुए हैं, एक वेकेंट पी ऑर्बिटल है, अगर ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लेता है तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी भी बोला जाता है इसे। और इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी कौन होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। सारी बात समझ में? तो ये 3 बॉन्ड पेयर हैं, एक वेकेंट पी ऑर्बिटल है, शेप कैसी है? ट्राइगोनल प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। 6 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट है, इनकंप्लीट ऑक्टेट है, इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है? होमोलिटिक डिसोसिएशन से बनता है। हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन इस पे यहां पर दिखा रहे हैं, जो कि डॉट के रूप में भी दिखाया जा सकता है। ठीक है, डॉट के रूप में भी दिखाया जा सकता है। अगर अपन पी ऑर्बिटल में नहीं दिखाए तो ये डॉट के रूप में एक इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7वां इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर अगर अपन बात करें, यहां पर भी अपने पास कितने बॉन्ड पेयर हैं? 3 बॉन्ड पेयर और एक हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल। फिर हाइब्रिडाइजेशन वापस क्या होगा? 3 बॉन्ड पेयर है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड और
शेप कैसी होगी वापस, ट्राइगोनल प्लेनर। कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर भी इनकंप्लीट ऑक्टेट है। इनकंप्लीट ऑक्टेट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। पर इलेक्ट्रोफाइल नहीं बोलते, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशी होगी जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले ले। ये पेयर नहीं ले सकता, केवल एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं कार्बो एनायन पे। तो ये तो किससे रिप्रेजेंट होगा, सी डॉट से। ये किससे रिप्रेजेंट होगा, कार्बो एनायन, कार्बन एटम और नेगेटिव चार्ज। कार्बो एनायन कब बनेगा, जब कार्बन एटम को कोई इलेक्ट्रॉन देकर जाए। कार्बन और मेटल का बॉन्ड हो, सोचो यहां पर कार्बन एटम है और यहां पर अपन ने क्या कर रखा है, इसका समझ लो Mgx के साथ बना रखा है। तो ये Mg पॉजिटिव पार्ट और कार्बन नेगेटिव पार्ट, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कार्बन एटम अपने फेवर में तोड़ लेगा। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन ग्रैब करने के बाद अपने पास क्या देखने को मिलेगा, Mg पॉजिटिव चार्ज और X। ये कार्बो एनायन बन गया। फिर कार्बन कार्बन एटम का बॉन्ड था हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास, एक इस कार्बन एटम के पास। तो कौन सी स्पीशी आ गई, रेडिकल, सी डॉट प्लस एच डॉट। कार्बन एटम था और मान लो क्लोरीन एटम था, हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड था, ये डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव। क्लोरीन ने कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉन भी क्या करा, अपने फेवर में तोड़ लिया। किसमें, कार्बो को बना दिया कैटायन पॉजिटिव चार्ज प्लस Cl नेगेटिव। तो इस तरीके से कार्बोकेटायन, एनायन और रेडिकल स्पीशी जनरेट होंगी। अब ये तो बात हो गई अपने पास एक फॉर्मेशन की। अब अगर मैं आपसे बात बताऊं तो जैसे कैटायन है, कैटायन को अगर अपन ने एक इलेक्ट्रॉन खिलाया +1 इलेक्ट्रॉन, तो कैटायन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडिकल में, 6 से 7 इलेक्ट्रॉन। और फिर एक और इलेक्ट्रॉन खिलाया +1 इलेक्ट्रॉन रेडिकल को, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनायन में। फिर एनायन में से अगर एक इलेक्ट्रॉन माइनस किया तो रेडिकल, और रेडिकल में से एक इलेक्ट्रॉन माइनस किया तो कैटायन। तो कार्बो एनायन कौन सी स्पीशी होगी, कार्बो एनायन ऐसी स्पीशी है जहां पर अपने पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक लोन पेयर में पड़ा हुआ है और उसके कारण कार्बन एटम पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि दूसरे का इलेक्ट्रॉन एक्वायर किया हुआ है। किसी का इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो नेगेटिव चार्ज, किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज। अब इसके पास क्या है, 3 तो बॉन्ड पेयर है प्लस एक लोन पेयर है। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। तो अगर अपन गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर प्लस एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। पर शेप के अंदर लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं, इसलिए जो शेप है उसे क्या बोलते हैं, पिरामिडल शेप। शेप कैसी होगी इसकी, पिरामिडल शेप होगी, टेट्राहेड्रल नहीं होगी। फिर अगली बात, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, मतलब क्या बात है, कंप्लीट ऑक्टेट। लोन पेयर है इसलिए इलेक्ट्रॉन रिच भी बोला जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन रिच के साथ साथ एक नया वर्ड फिर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कौन सा स्पीशी है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लिविंग स्पीशी। न्यूक्लियस लिविंग स्पीशी या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, जो किसी को इलेक्ट्रॉन पेयर दे सके, जो किसी को इलेक्ट्रॉन पेयर दे सके। इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे दे सकता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा हुआ है, कोई अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी आई तो कहां पर अटैक करेगी, इसके लोन पेयर पे। आ रही बात समझ में। तो 8 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, एक लोन पेयर पड़ा हुआ है किसी को देने के लिए, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर अपने लिए क्या हो जाएगा, यहां पर न्यूक्लियोफाइल। कंप्लीट ऑक्टेट है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी। तो 3 स्पीशी अपने को ध्यान रखनी है। यहां से अपन आपको बात बताना चालू करते हैं। कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, कार्बन फ्री रेडिकल ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, कार्बो एनायन ये हमारे लिए इलेक्ट्रॉन
रिच स्पीशी है। और बनेंगे कैसे, थोड़ा थोड़ा अंदाजा बता दिए। कार्बन मेटल का बॉन्ड होगा तो हमेशा कार्बन एटम के फेवर में टूटेगा। कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड हो या हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड हो, और अपन ने जैसे यहाँ पे Cl डॉट का अटैक कराया H पे, तो क्या बाहर निकलेगा, H बाहर नहीं निकलेगा, क्या बाहर निकलेगा, HCl, और कार्बन पे क्या होगा, डॉट आ जाएगा, रेडिकल बन जाएगा। थर्ड, कार्बन का किसी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड हो, कोवेलेंट बॉन्ड, तो हेट्रोलाइसिस होगा। हेट्रोलाइसिस मतलब अनइवन बॉन्ड टूटना। ये हमारे लिए क्या है, होमोलाइसिस, अपने अपने इलेक्ट्रॉन रखना। ये भी अपने लिए क्या है, हेट्रोलाइसिस। आयन पेयर जिसमें भी आ रहे हैं वो हेट्रोलाइसिस, किसी का इलेक्ट्रॉन लेना या अपना खुद का इलेक्ट्रॉन देना, हेट्रोलाइसिस। अपना इलेक्ट्रॉन अपन ले लेना, दूसरे वाला दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले जाए, कोई झगड़ा नहीं, वो क्या होता है, होमोलाइसिस। होमोलाइसिस से कार्बन फ्री रेडिकल मिलेगा, और हेट्रोलाइसिस से अपने को मिल सकता है कार्बो एनायन या कार्बो कैटायन। और ये अपने पास इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है। इस तरीके से ऑक्सीडेशन रिडक्शन पर अपन एक दूसरे से कार्बो कैटायन से रेडिकल, रेडिकल से एनायन, एनायन से रेडिकल, रेडिकल से कैटायन में चेंज कर सकते हैं। एक बार पूरा नोट डाउन करो। सारी बात समझ में। तो अब यहां पर लिख रहा हूं एप्लीकेशन ऑफ आईई। आईई का मतलब क्या हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन। सबसे पहले है स्टेबिलिटी कंपैरिजन ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी कंपैरिजन। अब CH3 से ज्यादा स्टेबल है CH3 CH2 चार्ज से ज्यादा स्टेबल है CH3 CH पॉजिटिव चार्ज CH3 से ज्यादा स्टेबल है टर्शरी कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन कैसी स्पीशी है, पर अगर आपसे बात बताऊं तो कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर अपन इस पे कोई प्लस आई प्लस एच या प्लस आर रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ेंगे, प्लस एच हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पढ़ेंगे। अगर कोई ऐसा ग्रुप जोड़ दिया जो कि ये ग्रुप ये इफेक्ट रखता हो डोमिनेटिंग नेचर के, और अपन ने कार्बोकेटाइन पे लगा दिए, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज करेंगे। इन ग्रुप्स को क्या बोला जाएगा, EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो प्लस आई ग्रुप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, क्योंकि कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जैसे एक मिथाइल ग्रुप एडिशनल आ गया, तो इस मिथाइल ग्रुप का sp2 की तरफ इलेक्ट्रॉन्स कौन सा इफेक्ट जाएगा, प्लस आई इफेक्ट जाएगा, इधर की तरफ ये इलेक्ट्रॉन देंगे। फिर यहां पर बात करें CH3 CH पॉजिटिव चार्ज में, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा, ये मिथाइल ग्रुप भी इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का धक्का देगा, प्लस आई और प्लस आई। और यहां पर क्या होगा, तीन तरफ से अपने पास कार्बन एटम पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की सप्लाई आएगी, तीन तरफ से प्लस आई इफेक्ट। इसलिए 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अगर मैं बात बताऊं, नाम याद रखना, इसको बोलते हैं बेटा टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये हमारे लिए आइसोप्रोपाइल कैटायन है, ये हमारे लिए इथाइल कैटायन, और ये हमारे लिए क्या है, मिथाइल कैटायन। अगर एक जनरलाइजेशन लिखूं तो CH3 पॉजिटिव से ज्यादा स्टेबल होगा RCH2, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, R का प्लस आई लगेगा क्योंकि एक तरफ से ज्यादा स्टेबल होगा RCH और R वाला पोर्शन, 2 डिग्री कैटायन, 2 R ग्रुप दो तरफ से पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे।
और सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, जिसमें 3 तरफ से एल्काइल ग्रुप क्या करेंगे, स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे कार्बन एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देकर। तो ये हमारे पास क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, मिथाइल से ज्यादा स्टेबल 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। गेटिंग माय पॉइंट, जितना प्लस आई इफेक्ट लगेगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। पर अगर सोचो उसके काउंटर पार्ट में अपन ने कार्बोकेटाइन से क्या करा, कोई माइनस आई हाइपर कॉन्जुगेशन का माइनस एच या माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट लगा दिया, ये ग्रुप्स को बोलूंगा मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और किससे जोड़ दिया अपन ने, कार्बोकेटाइन से, इनको बोला जाएगा EWG। डोमिनेटिंग हो गए उनके माइनस आई, माइनस एच या माइनस आर, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। पहले ही कार्बोकेटाइन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और अगर इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ली गई तो कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। विथड्रॉइंग ग्रुप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को घटा देगा। जैसे CH2 पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर अपन ने NO2 ग्रुप जोड़ा, CH2 पॉजिटिव चार्ज, CH2, यहां पर फ्लोरीन जोड़ा, CH2 पॉजिटिव चार्ज, CH2, फिर क्लोरीन जोड़ा। तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो इस तरीके से आएगा। क्यों, क्योंकि माइनस आई पावर NO2 का सबसे ज्यादा है, फिर फ्लोरीन का, और फिर क्लोरीन का। तो अगर मैं बोलूं तो इन तीनों के कंपैरिजन में ये माइनस आई मीडियम, इसके कंपैरिजन में ये माइनस आई वीक, और ये अपने लिए माइनस आई इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग। तो जितना ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ेगा स्टेबिलिटी उतनी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एक इसका ऑर्डर है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन। लिखो, आपको फिर थोड़ी सी और बात कुछ समझाता हूं, एक बार नोट करो पूरा। तो कार्बोकेटाइन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, इलेक्ट्रॉन की गरीबी है। तो इलेक्ट्रॉन का इन्फ्लक्स देने वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, पहले ही कमी है और खींच लेंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। अब अपने लिए बीच में क्वेश्चन बनता है, राइट द इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ plus I and minus I of the encircled group or atom in the following। नीचे दिए गए कंपाउंड में एनसर्किल्ड ग्रुप का आपको क्या करना है, इफेक्ट बताना है।
आपको बताना है एनसर्किल्ड ग्रुप ने -I दिखाया या +I दिखाया। तो पहली बात साइक्लोहेक्सेन है और ये बेंजीन है, ये चीज ध्यान रखना। सर्किल आते बेंजीन, बेंजीन मतलब sp2 कार्बन एटम, ये सर्किल लिखा हुआ आ जाएगा अल्टरनेट पोजीशन पे 3 पाई बॉन्ड हो तो फिनाइल ग्रुप है। जैसे क्लोरीन है और ये कार्बन एटम कौन सा है, इस कार्बन एटम पे बात करूं तो ये कार्बन एटम sp3 है और क्लोरीन है, तो क्लोरीन कौन सा इफेक्ट दिखाएगा बेटा, -I, कार्बन से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। फिर क्लोरीन और ये कार्बन एटम, ये वाला कार्बन एटम कौन सा है, sp2, sp2 कोई भी हो हेलोजन एटम और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन एटम कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, -I। ये कार्बन एटम कौन सा है, बेंजीन वाला कार्बन है sp2 और ये कार्बन एटम कौन सा है, कार्बन sp, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, sp, तो ये वाला बॉन्ड पोलर किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ, ये कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, -I। अब ये कार्बन एटम कौन सा है, कार्बन sp3 और ये कार्बन एटम कौन सा है, sp3, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा बेटा, 0 होगा। आ रही बात समझ में। फिर यहां पर ये sp3 कार्बन एटम है, इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन देगा, ये बनेगा +I, क्यों, क्योंकि ये कार्बन एटम कौन सा है, sp3 और बेंजीन वाला कार्बन एटम कौन सा है, sp2। फिर वही बात है, ये कार्बन एटम है sp3 और ये कार्बन एटम है sp2, तो एल्काइल ग्रुप बेंजीन पर कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, +I इफेक्ट। ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp3, हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो आता होगा, आई होप सो। अब ये फिनाइल, फिनाइल फिर वापस इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण 0। इंडक्टिव इफेक्ट कब लगेगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगेगा। फिर एसिड ले लूं, OR लगा दूं तो एस्टर, OCOR लगा दूं तो एनहाइड्राइड, X लगा दूं तो एसिड हलाइड, NH2 लगा दूं तो अमाइड, H लगा दूं तो एल्डिहाइड और R लगा दूं तो कीटोन, C डबल बॉन्ड O के साथ। एसिड OR हो तो एस्टर, OCOR हो तो एनहाइड्राइड, X हो तो एसिड हलाइड, NH2 हो तो अमाइड, H हो तो एल्डिहाइड, R हो तो कीटोन। ये सारे के सारे C डबल बॉन्ड O वाले हैं, ये डेल पॉजिटिव और ये डेल नेगेटिव है। ये पाई बॉन्ड हमेशा किधर टूटेगा, ऑक्सीजन एटम पे। इस कार्बन एटम पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये बहुत पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2, बट कार्बन sp2 के बाद और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहां से जो बॉन्ड है किधर की तरफ डेविएट होगा या खींचा जाएगा टुवर्ड्स द विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये सारे के सारे ग्रुप जितने भी हैं, ये सारा कौन सा इफेक्ट लगाएंगे, -I इफेक्ट। वैसे ही CN कार्बन sp और नाइट्रोजन sp कौन सा इफेक्ट लगाएगा, -I। ये इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ जाएंगे, CN की तरफ। फिर ये साइक्लोहेक्सेन है, ये चीज ध्यान रखना, बेंजीन नहीं है। 3 क्लोरीन इसको खींचेंगे, जैसे ही 3 क्लोरीन खींचेंगे तो इस पे आ जाएगा एक डेल पॉजिटिव चार्ज बीच वाले कार्बन पे, तो ये कार्बन एटम sp3 होने के कारण भी ऊपर किधर खींचा जाएगा, ड्यू टू क्लोरीन। तो CCl3 इस पे कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, -I इफेक्ट। फिर NH3 पॉजिटिव सबसे स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट होता है इसका। NMe3 का उससे भी ज्यादा -I इफेक्ट। ये इधर की तरफ खींचेगा बॉन्ड, ये इधर की तरफ खींचेगा बॉन्ड। ये sp3 कार्बन या sp2 किधर की तरफ देगा, बेंजीन की तरफ, कौन सा इफेक्ट शो करेगा, +I। ये कार्बन sp2 साइक्लोहेक्सेन का sp3 इलेक्ट्रॉन्स किधर की तरफ जाएंगे, बेंजीन की तरफ, ये कौन सा इफेक्ट देगा, +I। एनसर्किल्ड ग्रुप का इफेक्ट अपन ने मेंशन किया है, एक बार नोट कीजिए पूरा। Our next target is
बैक ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कौन कार्बोकेटाइन कितना ज्यादा स्टेबल होगा उसी पर बात अपन वापस अपनी करते हैं, क्योंकि प्लस आई और माइनस आई तो सीख ही लिया। प्लस और माइनस आई में और एग्जांपल बन जाएंगे, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एनसर्किल्ड ग्रुप के। चलो और एग्जांपल कर लो, बेंजीन रिंग, यहां पर जोड़ दिया CCl3, फिर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एनसर्किल्ड ग्रुप हो गया। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एनसर्किल्ड ग्रुप हो गया। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड O, ये एनसर्किल्ड ग्रुप हो गया। बेंजीन रिंग SO3H ग्रुप हो गया। ऐसे ग्रुप्स की कोई कमी नहीं अपने पास। बेंजीन रिंग PH3 ग्रुप हो गया। ये लो, ये एग्जांपल और ले लिया अपन ने। यहां पर बात करें कार्बन sp2, कार्बन sp, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये खींचेगा, कौन सा इफेक्ट, माइनस आई। ये तीन क्लोरीन मिलकर यहां पर एक अच्छा खासा डेल पॉजिटिव चार्ज बना देंगे, चाहे sp2 और ये sp3 है। क्लोरीन के कारण किधर की तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई। ये कार्बन sp2, ये sp3, ये sp3, ये sp2 किधर की तरफ खींचेगा, ये कौन सा इफेक्ट, माइनस आई। ये कार्बन sp3 और ये कार्बन sp2 इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कौन सा इफेक्ट, माइनस आई। फिर बात करें इस CO बॉन्ड के, इसके कारण यहाँ डेल नेगेटिव और यहाँ डेल पॉजिटिव बन जाएगा। ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, बट इसके पास CH2 और इसके पास ऑक्सीजन है, ये हमेशा इधर की तरफ खींचेगा, ये माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप। वैसे ये सल्फर एटम इधर खींचेगा, कौन सा इफेक्ट, माइनस आई। फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज, भयानक वाला माइनस आई। तो प्लस आई और माइनस आई की बात हो गई। अब अपन बैक टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स। अभी आपको क्वेश्चन अपने दिमाग से फ्रेम नहीं करने, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है, और हाइपर कॉन्जुगेशन से भी ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट है रेजोनेंस। फिर रेजोनेंस की एप्लीकेशन जब आएगी तो एरोमेटिसिटी वगैरह इन्वॉल्व आएगी। तो अभी अपने को केवल और केवल इंडक्टिव इफेक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन कराने, तो इस तरीके से सेट में क्वेश्चनों का ले रहा हूं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में, जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन से इफेक्ट नहीं कंपेयर कर पाए और रेजोनेंस वगैरह इफेक्ट नहीं लगा पाए। तो क्वेश्चन फ्रेम नहीं करने, अभी तो जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं वही अपने को यहां पर करने। इधर लाओ। CH3 यूनिट्स है, CD3 यूनिट, C3 यूनिट,
यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर करना है कार्बोकेटाइंस का। अब अपन बात करें पहले वाले में, तो यहां पर पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, ये ग्रुप्स CH3, CD3 और CT3, प्लस आई पावर CT3 का CD3 से ज्यादा और CD3 का CH3 से ज्यादा, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर इस तरीके से आ जाएगा भाई, प्लस आई पावर है CD3, CH3 और CT3, सबसे ज्यादा प्लस आई नेचर किसका होता है, तो यहां पर अपन हिंट लिखेंगे कि प्लस आई नेचर सबसे ज्यादा किसका है, CH3 से ज्यादा CD3 और CD3 से ज्यादा CT3। ये आपको पहले ही सीरीज में लिखा रखा है। तो इस क्वेश्चन का हिंट जो है हमारे पास, वो हिंट ये बनता है। फिर यहां पर देखें तो फिर वापस स्टेबिलिटी ऑर्डर डिक्रीजिंग आ रहा है। यहां पर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पर एक क्लोरीन का माइनस है, यहां पर से दो क्लोरीन का माइनस है, एडिटिव नेचर होती है, और यहां पर क्लोरीन का तीन तरफ से माइनस है। खींचिए, तो यहां पर अपन हिंट क्या लिखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट इज एडिटिव इन नेचर, नेगेटिव नेगेटिव को सपोर्ट करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को सपोर्ट करेगा। फिर यहां पर बात करें, यहां इथाइल ग्रुप पूरे का कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट, एक तरफ से प्लस आई आ रहा है, जबकि यहां पर दो तरफ से मिथाइल ग्रुप का प्लस आई आ रहा है। यह है हमारे लिए 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और यह है हमारे लिए 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। किसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, 2 डिग्री वाली। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, फ्लोरीन पास में तो माइनस आई स्ट्रॉन्ग, दूर से माइनस आई मीडियम, और दूर से फ्लोरीन का माइनस आई क्या पड़ गया, वीक। विड्रॉइंग ग्रुप जितना बेकार, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, थर्ड कार्बोकेटाइन की। क्यों, क्योंकि माइनस आई यहां तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगा, बहुत डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा तो विड्रॉइंग पावर कम लगेगी, विड्रॉइंग पावर कम लगेगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। देने वाला स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, खींचने वाला स्टेबिलिटी कम करेगा। तो जितना बेकार खींचने वाला होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। फिर यह चीज ध्यान रखना बेटा, यहां पर जो सिंगल बॉन्ड में खाली पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है p ऑर्बिटल, यहां पर ये जो पॉजिटिव चार्ज खाली पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है sp2 ऑर्बिटल, और यहां जो ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है sp, और यहां पड़ा हुआ है p ऑर्बिटल खाली। तो ये चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा ऑर्बिटल की होगी उस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी उतनी ज्यादा अनस्टेबल है। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल, उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी उतनी बेकार और इलेक्ट्रॉन की एक्सेस उतनी बढ़िया। तो स्टेबिलिटी इस वाले की विनाइल कैटायन से ज्यादा और विनाइल की इथ वाइनाइल वाले से ज्यादा। फिर वही बात है कि अपने पास जो प्लस आई नेचर है वो CH3 का प्लस आई नेचर, CD3 का प्लस आई नेचर और CT3 का प्लस आई नेचर। सबसे ज्यादा प्लस आई नेचर किसका है, CT3 वाले का। तो ये हो गया हमारा स्टेबिलिटी कंपैरिजन ऑफ कार्बोकेटायन। यह ध्यान दें, अगर लिख नहीं पा रहे हो ना तो पॉज करके रिवाइंड करके लिख लिया करो। थोड़ी बहुत अपन क्या है स्पीड बढ़ाएंगे, क्योंकि अपने को बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको ट्रांसफर करनी है। देखो ये बहुत बेसिक सी चीज है, इसको करके सारे कार्बोकेटायन वगैरह की स्टेबिलिटी ऑर्डर आप कंपेयर करने मत लग जाना। अभी तो बहुत बेसिक एक इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है। इंडक्टिव इफेक्ट के बाद अभी हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस वगैरह सब आएंगे। उसके बाद कंबाइंड एप्लीकेशन में वापस पढ़ेंगे कार्बोकेटायन एनायन की और रेडिकल की स्टेबिलिटी कंपैरिजन, फिर पढ़ेंगे एसिडिक और स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन। ये तो अभी बिल्कुल छोटा सा इंट्रोडक्शन है ताकि कार्बोकेटायन एनायन रेडिकल ये सब हम पहचान जाए।
अगला हमारे लिए जो इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन है, स्टेबिलिटी कंपैरिजन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पर बात करेंगे। सी डॉट मतलब कार्बन फ्री रेडिकल। तो पहली चीज तो मुझे बताओ, कार्बन फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है या इलेक्ट्रॉन रिच होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो बढ़ाएगा स्टेबिलिटी। अगर मैंने इस पे कोई माइनस आई, माइनस एम और आर रेजोनेंस वाला इफेक्ट, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ा तो ये ग्रुप कार्बोकेटाइन कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पर क्या इफेक्ट डालेंगे, मुझे बताइए। डिक्रीज। फिर अगर मैंने यहां पर कोई प्लस आई इफेक्ट, प्लस एच इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट जोड़ा, जो कि कौन से ग्रुप है मेरे लिए? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये रेडिकल पे जोड़ता हूं तो इनका इफेक्ट रेडिकल की स्टेबिलिटी पर क्या आएगा? ये करेंगे स्टेबिलिटी इंक्रीज। क्यों? क्योंकि हमारा जो कार्बन फ्री रेडिकल है वो डेफिशिएंट है। तो डेफिशिएंट पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो मददगार साबित है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेकार है हमारे लिए। तो फिर जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो इस तरीके से आ जाएगा कि CH3 वाले कैटायन नहीं लिख रहा, डॉट CH3 रेडिकल मिथाइल रेडिकल से ज्यादा स्टेबल इथाइल रेडिकल, इथाइल रेडिकल से ज्यादा स्टेबल आइसोप्रोपाइल रेडिकल और आइसोप्रोपाइल रेडिकल से ज्यादा स्टेबल टर्शियरी ब्यूटाइल रेडिकल। नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम भी याद रखने। ये मिथाइल रेडिकल, ये इथाइल रेडिकल, ये अपने लिए आइसो प्रोपाइल रेडिकल और ये हमारे लिए टर्शियरी ब्यूटाइल रेडिकल। क्या लिखेंगे इसमें गणित? मिथाइल ग्रुप का इधर से एक तरफ से प्लस आई, यहां पर 2 मिथाइल ग्रुप का प्लस आई और टर्शियरी ब्यूटाइल में 3 मिथाइल ग्रुप का प्लस आई। जनरलाइजेशन वही हो जाएगा, मिथाइल फ्री रेडिकल से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा RCH2 डॉट 1 डिग्री, 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल RCH R डॉट 2 डिग्री और 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा CR3 डॉट। वही गणित है, एक R ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट, 2 R ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट और 3 R ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, 1 डिग्री फ्री रेडिकल से ज्यादा स्टेबल 2 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल से ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री फ्री रेडिकल। ये हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ C डॉट। खींचने वाला वापस वही बात है, स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा। तो क्वेश्चन वैसे ही फ्रेम कर दूंगा, डॉट लगा दिया, NO2 फ्लोरीन क्लोरीन OCH3। पहला क्वेश्चन, CH2 डॉट और यहां पर अपन ने जोड़ दिया CH3, CH2 डॉट यहां जोड़ दिया CH2 के साथ एक Cl, CH2 डॉट CH2 के साथ यहां पर NO2। थर्ड डॉट क्लोरीन पास में, डॉट क्लोरीन थोड़ा दूर, डॉट क्लोरीन और दूर। फोर्थ CH2
यहां डॉट, यहां पर डॉट। अटेम्प्ट करिए बेटा, स्टेबिलिटी कंपैरिजन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल लिखिए आप। अब देखो रेडिकल और कैटायन की एक ही सीन है, कैटायन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जितना स्ट्रॉन्ग माइनस आई लगाऊंगा उतना ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगी स्पीशी। माइनस आई पावर की बात करूं तो सबसे कम माइनस आई पावर OCH3 का है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, इस तरीके से होगा। जितना ज्यादा माइनस आई पावर पर अगर अपन बात करें तो माइनस आई पावर NO2 ग्रुप की फ्लोरीन से ज्यादा, फ्लोरीन की क्लोरीन से ज्यादा और क्लोरीन की OR से ज्यादा। तो माइनस आई पावर जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी ही डिक्रीज हो जाएगी। फिर जैसे स्टेबिलिटी ऑर्डर ये, क्यों, ये तो अपना प्लस आई पे, और ये यहां से माइनस आई तो यहां से खींचेगा, ये यहां से खींचेगा तो ये माइनस आई, और माइनस आई NO2 का क्लोरीन वाले से ज्यादा, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज कर देगा। फिर वो ये पास में जुड़े होने के कारण माइनस आई इफेक्ट कौन सी स्थिति में, स्ट्रॉन्ग, दूर चला गया तो इन कंपैरिजन टू स्ट्रॉन्ग अपन मीडियम लिख देते हैं, और दूर चला गया तो माइनस आई कैसा हो गया, वीक, वीक माइनस आई हो गया तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो गई। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एनायन के केस में यही सारे ऑर्डर उल्टे हो जाएंगे। फिर अब अपन यहां पर बात करें, ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्यों, 1 डिग्री रेडिकल है, केवल एक तरफ से इस पूरे ग्रुप का प्लस आई आ रहा है। ये 2 डिग्री है तो इस वाले बॉन्ड से भी और इस वाले भी बॉन्ड से भी दो तरफ से प्लस आई आ रहा है, 2 डिग्री रेडिकल है। और ये 3 डिग्री रेडिकल है, 3 बॉन्ड से 3 तरफ से प्लस आई आ रहा है। तो 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल से ज्यादा स्टेबल 2 डिग्री फ्री रेडिकल, और 2 डिग्री फ्री रेडिकल से ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री फ्री रेडिकल। ये चीज ध्यान रखना, ऑर्डर अपने को ध्यान होना चाहिए, माइनस आई वगैरह के कंपेयर करना आना चाहिए। नोट कर लो एक बार पूरा, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी कंपैरिजन ऑफ कार्बो एनायन, थर्ड एप्लीकेशन। अब मुझे बताओ कार्बो एनायन कैसी स्टेट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच है, क्या है? तो अपन यहां पर बोलेंगे ये हमारे लिए इलेक्ट्रॉन रिच स्टेट होती है। कंप्लीट ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर अपने पे, कौन लेवन पेयर अपने पे एक्वायर करके रखेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा करने के लिए किसी कार्बो एनायन पर अपन कौन सा इफेक्ट लगा सकते हैं, माइनस आई, माइनस एच, माइनस एम और माइनस आर। अभी एच और एम इफेक्ट पढ़ने बाकी है, अभी केवल क्या पढ़ा है, माइनस आई इफेक्ट पढ़ा है। मतलब कौन सा ग्रुप जोड़ूं मैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर मैंने जोड़ दिया तो ये ग्रुप कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। इस बार विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। पहले से ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और अगर प्लस आई, कोई प्लस एच या प्लस एम और प्लस आर ग्रुप जोड़ दिए अपन ने, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम कर रहे हैं, कार्बन फ्री रेडिकल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और पहुंचा रहे हैं, तो वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। तो इस बार खींचने वाला बढ़िया, देने वाला खराब। इसलिए CH3 आयन की स्टेबिलिटी इथाइल कार्बो एनायन से ज्यादा, इथाइल कार्बो एनायन की आइसोप्रोपाइल एनायन से ज्यादा, और आइसोप्रोपाइल एनायन की स्टेबिलिटी टर्शियरी ब्यूटाइल एनायन से ज्यादा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर शो करते हैं अपन नेगेटिव चार्ज के ऊपर, लोन पेयर है कार्बन पे एक।
तो ये चीज अपने पास स्टेबिलिटी ऑर्डर इस तरीके से आता है कि मिथाइल वाला मिथाइल कार्बोएनाइन किससे ज्यादा स्टेबल, 1 डिग्री कार्बोएनाइन से, 1 डिग्री वाला 2 डिग्री कार्बोएनाइन से, और 2 डिग्री वाला 3 डिग्री कार्बोएनाइन से ज्यादा स्टेबल। वापिस वही क्वेश्चन, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कार्बोएनाइंस। कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर पर बात कीजिए। पहली बात ही किस पे कर रहा हूं, CH3 CH2 डॉट से ज्यादा स्टेबल, CH2 डबल बॉन्ड CH, इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, sp2 वाले ऑर्बिटल में, CH ट्रिपल बॉन्ड C, नेगेटिव चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल। वही बात है, यहां पर इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है, sp3 में। यहां से इस कार्बन एटम पे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 और इस पे sp। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा स्टेबिलिटी बेटा उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। एनायन को एक्वायर कौन करेगा, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जिससे इससे भी ज्यादा स्टेबल अगर मैं बात करूं तो कौन सा हो जाएगा, OH आयन, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा है। OH से ज्यादा स्टेबल एनायन कौन सा हो जाएगा, फ्लोरीन। जैसे कार्बो एनायन पे बात नहीं करें तो अपन बात करें CH3 एनायन से ज्यादा स्टेबल NH2 एनायन, NH2 एनायन से ज्यादा स्टेबल हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन से ज्यादा स्टेबल फ्लोराइड आयन। यहां पर एक कार्बो एनायन वाले शब्द की जगह अपन दूसरे एनायनों पर भी बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर है। और ये चीज ध्यान रखना, जब भी सेम पीरियड के एलिमेंट्स होंगे, यहां पर सेम पीरियड एलिमेंट्स है, एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिसाइडिंग फैक्टर। कौन सा फैक्टर लगाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर। जैसे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, सेम पीरियड के एटम्स हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर लगेगा। पर अगर अपन बात करें फ्लोरीन, तो फ्लोरीन से ज्यादा स्टेबल क्लोराइड, क्लोराइड से ज्यादा स्टेबल ब्रोमाइड और ब्रोमाइड से ज्यादा स्टेबल आयोडाइड। क्यों? यहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाएंगे कम। जितना बड़ा साइज होगा उतना ही एनायन क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। तो सेम ग्रुप एटम्स होंगे तो कौन सा फैक्टर लगाएंगे, साइज फैक्टर। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाएंगे कम। जितनी ज्यादा जगह मिलेगी उतना ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज क्या होगा, आराम से अपने ऊपर रख लिया जाएगा। एक बार पूरा नोट कराइए। तो इस बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने वाले स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देंगे। जैसे 1 डिग्री एनायन ज्यादा स्टेबल होगा किससे, 2 डिग्री एनायन से, और 2 डिग्री एनायन ज्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री एनायन से। विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। तो जैसे एनायन यहां पर रखा, एक फ्लोरीन जोड़ दिया, इससे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, एनायन, दो तरफ फ्लोरीन से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, एनायन, चार तरफ फ्लोरीन। माइनस आई पावर जितनी ज्यादा एनायन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। यहां पर एनायन रखा, NO2 ग्रुप लगाया, इसकी स्टेबिलिटी NO2 को थोड़ा सा दूर कर दो, फिर NO2 को और दूर कर दो, स्टेबिलिटी और डिक्रीज होगी। क्योंकि विड्रॉइंग पावर जितनी ज्यादा होगी
उतना ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। जितना ज्यादा विड्रॉइंग पावर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। जैसे यहां से तो प्लस आई पावर एक तरफ से, यहां पर दो तरफ से प्लस आई, यहां पर तीन तरफ से प्लस आई, तो 1 डिग्री कार्बो एनायन वाला स्टेबल 2 डिग्री कार्बो एनायन से, और 2 डिग्री वाला कार्बो एनायन 3 डिग्री वाले कार्बो एनायन से ज्यादा स्टेबल। फिर विड्रॉइंग पावर पर बात करें, एक तरफ से माइनस आई, दो तरफ से माइनस आई, वही एडिटिव नेचर वाली बात है, और यहां पर 4 माइनस आई ग्रुप्स। जितने माइनस आई ग्रुप उतनी ज्यादा इस कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। फिर वही है, पास में होने के कारण माइनस आई स्ट्रॉन्ग, दूर जाने पर बहुत तेजी से गिरता है माइनस आई मीडियम, और दूर चला गया तो यहां पर माइनस आई के लिए क्या बात लिखेंगे, माइनस आई वीक। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से कार्बोकेटायन, एनायन और रेडिकल की स्टेबिलिटी ऑर्डर बाय द यूज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हमने कंपेयर किया है। अब अपन क्या बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, वील बी स्टार्टिंग विद अवर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट रेजोनेंस। कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसकी जानकारी जुटा रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर से। तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी अपने लिए, यहां तक का पूरा पढ़कर आएंगे। क्या स्टार्ट करेंगे, रेजोनेंस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।